फाइनेंशियल एजुकेशन को आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं आज की जनरेशन के लिए? मान लिया था कि 50,000 रुपए की आप एफडी करा रहे हैं और वो एट द रेट ऑफ 7% आपने जो है एफडी करा दी, तो आप कभी भी ये नहीं ध्यान रखते, अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन उस पर कितना इफेक्ट डाल रहा है। आपने 50 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को अपने चार्टेड अकाउंटेंट बनाया है, तो उन स्टूडेंट्स में और जो चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बन पाए उनमें क्या कॉमन था, और आज की जनरेशन में क्या वो ज़ील है कि वो ऐसे काम करना चाहते हैं? मेरे फर्स्ट बैच में ही 3 स्टूडेंट ऐसे रहे जो सीए तैयार। सीए का जो रोल है, सीए एट प्रेजेंट यदि हम देखें तो हमारे यहाँ उसकी अभी भी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। बहुत सारे सीए जो है हमारे देश को चाहिए। अब उन्होंने एसआईपी जो है फिक्स कर ली कि वो 10,000 रुपीज़ की एसआईपी पर मंथ करेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपनी जो एसआईपी वो 10,000 है वो 10,000 पर ही बेस्ड रहते हैं। जैसे जैसे आपकी ग्रेजुअल सैलरी इंक्रीज हो रही है, यू हैव टू इंक्रीज यूर एसआईपी आल्सो। आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट होता है एक फाइनेंशियल प्लानर का रोल? क्योंकि आजकल मैंने देखा है लोग बजटिंग नहीं कर पाते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देख लिया या यूट्यूब पे देख लिया, कोई टिप्स ले ली। आपको क्या लगता है फाइनेंशियल एजुकेशन बोरिंग होती है? वेट टिल यू हियर दिस, हाउ दिस प्रोफेसर मेड इट इमोशनल। हरिद्वार के एक प्रोफेसर जिन्हें 40 से ज्यादा साल हो गए हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, इन्होंने स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं है, उनकी एक जिंदगी को समझने का जरिया बताया है। इनके 50 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आज चार्टेड अकाउंटेंट हैं जो देश भर में इनके नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही साथ इनके कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो विदेश में भी इनका नाम रोशन कर। सर ने हमें सिर्फ अकाउंट्स नहीं सिखाई, इन्होंने ये बताया कि जिंदगी में अकाउंटेबल कैसे बनते। ही हैज बीन द मैन बिहाइंड थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज। ही इज अ मेंटोर, ही इज अ प्रोफेसर, ही इज द प्रिंसिपल ऑफ SMJN PG कॉलेज, डॉक्टर सुनील कुमार बत्रा, एंड ऑल्सो ही इज माई फादर। दिस इज मनी टॉक्स विद वैभव, जहां हम बात करते हैं पैसे की, माइंडसेट की और लोगों की लाइफ के जुड़े कुछ पलों की। वेलकम टू मनी टॉक्स विद वैभव सर। चलिए आइए शुरू करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में आपकी शुरुआत इस प्रोफेसर पद तक आने की कैसे हुई? सबसे पहले मैं मनी टॉक्स विद वैभव के जो व्यूअर्स हैं उनको अपना बधाई संदेश देना चाहूँगा कि वो यहाँ इस मंच पर उपस्थित हुए और आज हमारी इस वार्ता को सुन रहे हैं। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि किस तरह से जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई, जब 1978 की बात है, उस समय मैं हाई स्कूल का छात्र रहा था और 1978 में जब हमारी रिजल्ट आया तो उसमें मैं हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ। हमारे घर की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो उस समय बहुत अधिक अच्छी नहीं थी और मैं घर का सबसे बड़ा था, तो उस कारण से जो है मैं जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो मेरे पास पढ़ने के लिए आसपास के स्टूडेंट जो है आने लगे। जो 9th में थे, 8th में थे, जो 10th के स्टूडेंट थे वो भी मेरे पास आने लगे और इस तरह से जो मेरी जर्नी है पढ़ाने की वो स्टार्ट हुई। तो मतलब आपको शुरुआत से ही टीचिंग में इंटरेस्ट रहा है, जिससे कि आप उसी टाइम से जब आप पढ़ रहे थे तब से ही आपने पढ़ाना शुरू कर दिया? हाँ, टीचिंग में मुझे शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही जो है इंटरेस्ट रहा और उस क्रम में जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो स्टूडेंट्स भी मेरे को मिलते रहे, छात्र छात्राएं भी मिलते रहे और जब मैंने हाई स्कूल पास कर लिया तो उसके पश्चात जो है
मेरे को 9th 10th और के स्टूडेंट मिल गए। जब मैंने 12th पास कर लिया तो मुझको 11th और 12th के स्टूडेंट पास आने लगे। और आपको बताते हुए मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि उस समय मेरे पास आप समझ लीजिए कि मोर देन 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने के लिए आते थे, जो 10th के होते थे, 11th के होते थे, 12th के होते थे। और जब मैंने बीकॉम कर लिया तो बीकॉम के स्टूडेंट्स भी आने लगे, एमकॉम कर लिया तो फिर एमकॉम के स्टूडेंट भी आने लगे। तो इस तरह से ये हमारी जो जर्नी थी ये स्टार्ट हुई और टीचिंग में मेरे को जो है वो इंटरेस्ट आने लगा। तो मतलब आपने पहले से ही बहुत एक अच्छा अपना बिल्डअप कर लिया था कि आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई साथ ही साइड बाय साइड आप कुछ और करना चाहते थे लेकिन आपको फिर प्रोफेसर उसमें आना पड़ा? मेरा जो मुख्य मोटिव था वो उस समय सीए बनने का था, और उसके साथ साथ ही मैं उसकी तैयारी भी कर रहा था, उसी तरह से पढ़ाई भी चल रही थी। लेकिन जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि जो हमारे घर की फाइनेंशियल पोजीशन थी वो इसमें रुकावट कर रही थी। तो हरिद्वार से मैं बाहर जा नहीं सकता था, और घर के सारे खर्चे, जितना भी एक्सपेंडिचर होता था और जो भी मैनेजमेंट करना होता था वो सारा का सारा मुझको करना होता था। इस कारण से मैं सीए जो है वो नहीं कर सका। लेकिन उसके साथ साथ फिर दूसरा मेरा जो मोटिव था वो ये था कि फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में मैं जो है वो जाऊंगा। लेकिन वो भी मेरा वो जो गोल था वो फुलफिल नहीं हो सका। तो फिर मेरे को लगा कि भगवान की यही इच्छा है कि भगवान ने इतने सारे बच्चे भेजे हुए हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो क्यों ना हायर एजुकेशन में एज ए लेक्चरर की जो भूमिका है उसका निर्वाह किया जाए। और भगवान की कृपा से मैं 1985 में हरिद्वार में यहाँ एज ए लेक्चरर अपॉइंट हो गया। ओके, तो मतलब आप पहले से ही फाइनेंस के साथ जागरूक थे क्योंकि घर की स्थिति कुछ ऐसी थी और आप मनी मैनेजमेंट खुद ही करते थे सारा। हाँ। तो इसी के साथ मैं आपसे एक और सवाल ये पूछना चाहूंगा, जब आपने प्रोफेसरशिप यहाँ पे ज्वाइन करी, जब आप लेक्चरर यहाँ पे बने, तो उस टाइम पे लोगों का फाइनेंस के तरफ क्या रुझाव था? क्या लोगों को सेविंग्स के बारे में कितना आइडिया था, और कॉमर्स के बारे में कितना लोग यहाँ पे जानना चाहते थे? आपने फाइनेंस के बारे में पूछा और कॉमर्स के बारे में पूछा। उस समय मैं 1985 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय कॉमर्स के प्रति छात्र छात्राओं का रुझान जो है वो बढ़ रहा था। और उसके साथ साथ जो आर्ट्स फैकल्टी है या जो साइंस फैकल्टी है उसकी तरफ रुझान जो है वो कुछ कम हो रहा था। लेकिन कॉमर्स में बहुत तेजी से जो है वो रुझान बढ़ रहा था। जहाँ तक बात है उस समय छात्र छात्राओं के जो माइंड सेट की बात है, स्टूडेंट्स के माइंड सेट की बात है, उनका फाइनेंशियल माइंड सेट जो है वो उतना अधिक जैसे कि आजकल हम देखते हैं स्टूडेंट्स में, वो उस तरह का नहीं था। उन्हें केवल ये था कि अभी हमें बीकॉम करना है, बीकॉम करने के बाद एमकॉम करना है या एमबीए करना है, तो वो एक छोटा जो टारगेट है वो टारगेट लेकर के चलते थे। लेकिन फाइनेंशियली किस तरह से आगे ग्रो करना है, किस तरह से सेविंग करनी है, कितने पैसे जो है उसके लिए रखने, उस तरह की बातें उस समय के स्टूडेंट में नहीं थे। और उस तरह अब वर्तमान में जो टूल्स हैं वो अवेलेबल हैं, उस तरह के जो टूल्स हैं वो उस समय उपलब्ध नहीं थे। हाँ बिल्कुल, आपकी बात मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आजकल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जिसके थ्रू वो फाइनेंस की नॉलेज ले सकते हैं। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम पे भी आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ये चीजें करते हैं। साथ ही साथ अगर चाहें तो एआई टूल्स बहुत सारे हैं जिससे आप नॉलेज ले सकते हैं। तो मैं भी यही समझता हूं कि आज के स्टूडेंट्स थोड़ा ज्यादा जागरूक हैं फाइनेंस के प्रति और पुराने स्टूडेंट्स को लेके। आपका क्या मानना है इस बात पे? देखो, मैं अभी बात आपसे कर रहा था, टूल्स की बात आ रही थी और टेक्निक्स की बात भी आ रही थी। अभी आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास गूगल है सर्च करने के लिए, आपके पास यूट्यूब है, और बहुत सारे लैपटॉप ये आपके पास है। जब 1985 की हम बात करें तो उस समय ये स्टार्टिंग पॉइंट था, और मोबाइल की बात तो हम कर ही नहीं सकते थे, लैंडलाइन हुआ करते थे। तो वो सारी चीज़ें जो है उस समय अवेलेबिलिटी थी। तो यदि किसी स्टूडेंट को
कोई चीज सर्च भी करनी होती थी तो उसको लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, और लाइब्रेरी में जा करके बुक्स को सर्च करना पड़ता था, बुक्स को देखना पड़ता था, और यदि उसको बुक्स का नाम और टाइटल पता लग जाता था तो वो कहाँ से अरेंज होगी, कैसे अरेंज होगी, उसको अरेंज करना पड़ता था। मैं आपको एक वाकया बताऊं कि एक बुक जो है मेरे को फाइनेंस की जो है वो चाहिए थी, तो पहले मैंने अपने लाइब्रेरी में उसको सर्च किया तो हमारी लाइब्रेरी में वो नहीं थी। फिर मैं देहरादून की जो डीएवी कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, वहाँ की लाइब्रेरी में गया और वहाँ पर देखा तो वो बुक्स वहाँ पर अवेलेबल थी। तो कुछ दिन के लिए, 10 दिन के लिए लगभग मेरे को उन्होंने वो बुक इशू कर दी, तो वो लेकर के मैं आ गया। और उसके साथ साथ एक डिस्पेंसरी रोड पर कॉलेज बुक डिपो हुआ करता था उस समय, हाँ जी। तो उसको साथ साथ जो है मैं एक ऑर्डर भी लिखवा के आ गया कि मैंने कहा ये बुक मेरे को चाहिए, और उसने कहा कि कम से कम 10-15 दिन लगेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, 10-15 दिन के लिए बुक मेरे पास है, तब तक आप मेरे को मंगा दीजिए। तो हम इस तरह से जो है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और हम जो लोग थे वो इस तरह से स्टडी करते थे, और बुक्स के द्वारा ही जो नॉलेज थी उसको गेन करा करते थे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी जब स्टडी स्टार्ट करी थी वहां पे भी मोबाइल फोन और इंटरनेट की उतनी सुविधाएं नहीं थी। हालांकि सुविधा आनी शुरू हो गई थी, लेकिन क्योंकि हम ऐसे शहर में रहते हैं जहां पे सुविधाएं बहुत लेट आती हैं, तो उस हिसाब से ये चीजें हमारे पास भी बहुत कम थी। बट आज के अगर हम जनरेशन की बात करें तो दे आर बॉर्न विद इट। यस। उन अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले फोन पे उसका नजर जाती है, बाकी खिलौनों के अलावा। और मैं ये समझता हूँ ये चीज अच्छी भी है एक पॉइंट तक, क्योंकि उन्हें इतनी नॉलेज है अब हर एक चीज की कि जिससे कि वो आगे बढ़े तो सारी चीजें उनके हाथ में हो और वो उसी लेवल से आगे बढ़ भी सकते हैं। सर मैं एक चीज इसी पॉइंट पे आगे रखना चाहूंगा, क्या फाइनेंशियल एजुकेशन को आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं आज की जनरेशन के लिए और उस टाइम की जनरेशन के लिए, कि कितना इंपॉर्टेंट है फाइनेंस की नॉलेज गेन करना? फाइनेंस की जो नॉलेज है उसको गेन करना, वो चाहे वो पास्ट हमारी जो स्टूडेंट रहे हैं और जो प्रेजेंट जनरेशन हमारी चल रही है, उन दोनों के लिए जो है बहुत अधिक कंपलसरी आप इसको कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि उनको नॉलेज होनी चाहिए। जी। अभी जैसे हम मान लिया था सेविंग करते हैं, सेविंग करते हैं तो सेविंग का इंटरेस्ट रेट होता है कि कोई कहता है 6% है, बैंक में जाते हैं 6% है, 7% है, बहुत ज़्यादा वो हुआ तो 8% भी बता देते हैं। जी। लेकिन वहां जा करके आप एफडी तैयार करवा लेते हैं। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं सोचा कि जो एट प्रेजेंट आपके पास मनी है, मान लिया था कि 50,000 रुपए की आप एफडी करा रहे हैं और वो एट द रेट ऑफ 7% आपने जो है एफडी करा दी, तो आप कभी भी ये नहीं ध्यान रखते, अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन उस पर कितना इफेक्ट डाल रहा है। बिल्कुल सही। क्योंकि जो पैसा आज उसकी परचेजिंग पावर है, जी। वो परचेजिंग पावर आज की जो 50,000 रुपए की है, क्या वो आपको 1 साल बाद 2 साल बाद जो मिलेगा, क्या उसकी परचेजिंग पावर वो आज के 50,000 के इक्वलेंट या उससे प्लस है या नहीं है? तब तो आपको जो एफडी आप करा रहे हैं या सेविंग आप कर रहे हैं, तब तो उसका फायदा है। अदरवाइज आप अपने पैसे को 2 साल के लिए किसी दूसरे को, बैंक को यूज करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन जब आप उसको मिलेगा, आपको हो सकता है कि वो आपको 60,000 या 70,000 रुपए मिले, लेकिन वो पैसा जो 60 या 70,000 रुपए आपको मिलेगा, उसकी परचेजिंग पावर हो सकता है कि वर्तमान के 50,000 रुपए से भी कम हो। इसलिए बहुत अधिक जरूरी है कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसको अपनी हर तरह से आपको जो है वो देखना भी पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आजकल लोग एफडी करवा लेते हैं बट लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में नॉलेज ही नहीं है। मैं तो ये भी कहूंगा कि लोग आजकल एसआईपी पे जाते हैं, जब वो एसआईपी कर रहे होते हैं तब भी वो स्टेप अप नहीं करते हैं एसआईपी को, जिसकी वजह से उनको जो रिटर्न है वो उतना नहीं मिलता, उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। और बिल्कुल सही बात है, इन्फ्लेशन का ध्यान रख के ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब फाइनेंशियल लिटरेसी आपके पास होगी। तो बिल्कुल इसी के बिल्कुल। साथ मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या आपको ये लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी भी हमारे को एक शुरुआती, जब बच्चे छोटे होते हैं उस लेवल से शुरू कर देनी चाहिए? क्योंकि मैं समझता हूं कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फ्यूचर में आके बच्चों को
जिस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने जो देखा है, जब मैंने स्टडीज करी हैं, तो हमारे को कभी फाइनेंस नहीं सिखाया गया अप टू द क्लास 10th। और जिन्होंने क्लास 10th के बाद साइंस ले ली, उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो बहुत अधिक जरूरी है। आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं और जब वो स्कूल के लिए जाते हैं, तो जो उनके मम्मी पापा होते हैं वो उनको पॉकेट अलाउंस देते हैं। तो जी। जो पॉकेट अलाउंस उनको मिल रहा है, वो पॉकेट अलाउंस उनको एज ए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मिल रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपना सारा पॉकेट अलाउंस जो है वो खर्च कर देते हैं। कुछ में ये भी आदत होती है कि उन्होंने अपनी एक गुल्लक सी बना रखी है, उसमें सेविंग जो है वो करते रहते हैं, हाँ कुछ जी। पैसा उसमें से खर्च भी कर देते हैं। बिल्कुल। तो कहने का अर्थ यह है कि फाइनेंशियल नॉलेज का ये एक बेसिक है। यहाँ से जो बच्चा है वो फाइनेंशियल नॉलेज जो है वो गेन करता है। तो आज तो एट प्रेजेंट तो आपको देखना होगा कि फाइनेंशियल नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, और हर एस्पेक्ट पर वो फाइनेंशियल नॉलेज को किसी न किसी तरीके से अपने लाइफ में जो है वो अडॉप्ट करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी ये चीज एक मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया कि पॉकेट अलाउंस दिया जाता है बच्चों को, तो मैं तो ये समझता हूँ कि आजकल की जनरेशन, जो आजकल की पेरेंट्स हैं, उनको ये भी करना चाहिए कि आप बच्चों को पॉकेट अलाउंस अगर दे रहे हैं, तो उनसे उस चीज का रिटर्न भी वापस लो। जैसे कि आप उनके घर में रहने का आप कुछ उनके काम करवाते हो, या कुछ आप उनसे घर पे रहते हैं, वो तो उसका आप रेंट चार्ज कर सकते हो, छोटी अमाउंट हो भले ही। बट इससे होगा क्या, उन्हें आदत पड़ेगी फ्यूचर में कि कैसे पैसे को यूज करना है, कैसे फ्यूचर में वो मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो उनको शुरुआत से ही आदत पड़ जाए। नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो अ, बच्चे रहे हैं और जिनको ये पॉकेट मनी मिला है, तो उनके मम्मी पापा को जो है महीने में कम से कम एक बारी उनके साथ में बैठ करके कि भाई आपको ये पॉकेट अलाउंस दिया गया था, वो भले ही कितना भी हो, लेकिन उसका किस तरह से उन्होंने उसको यूटिलाइज किया। और यदि उन्होंने कहीं अच्छी तरह से यूटिलाइज किया, मान लिया तो उन्होंने बुक्स खरीदी या किसी तरह की कोई एजुकेशनल सीडी खरीदी या कुछ और चीज़ें उन्होंने करी या उन्होंने सेविंग करी, तो उनको बैकअप ही करना चाहिए। और उसके अलावा जो है, इसको बैकअप करने के अलावा कुछ और जो अवार्ड है वो अवार्ड उनको देना चाहिए। तो इसी तरह से जो है फाइनेंशियली लिटरेसी जो है, फाइनेंशियल नॉलेज जो है वो इंक्रीज होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये पॉइंट भी बहुत एक फायदेमंद है। जो पेरेंट्स हैं आज के, मैं कहता हूं कि उन्हें ये अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे कि फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों में शुरुआती समय से आ जाएगी, तो वो फ्यूचर में मनी को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे अब एक चीज जानना चाहूंगा कि आपने 40 साल से आप टीचिंग लाइन में हैं, आपने 50 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को अपने चार्टेड अकाउंटेंट बनाया है। तो उन स्टूडेंट्स में और जो चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बन पाए, उनमें क्या कॉमन था, और आज की जनरेशन में क्या वो जील है कि वो ऐसे काम करना चाहते हैं, या वो अलग डायमेंशन, अलग तरीके के कामों में जाना चाहते हैं, वर्क उनका डिफरेंस है? क्योंकि बहुत आजकल मैं देख रहा हूँ एआई बहुत कॉमन हो रहा है, एआई में लोग बहुत जॉब्स ढूंढ रहे हैं। तो आपको क्या चीज लगती है इस? आपने जैसा बताया कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो 50 से अधिक सीए हैं, और आईसीएआई की जो मेन बॉडी है उस मेन बॉडी तक में मेरे जो स्टूडेंट हैं वो इस समय एट प्रेजेंट वर्क कर रहे हैं। ओके। हाँ, मैं ये सोचता था जब मैं 1985 में कॉलेज ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर, तो फर्स्ट बैच जो है वो 1985 से 87 का रहा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे फर्स्ट बैच में ही 3 स्टूडेंट ऐसे रहे जो सीए तैयार हो। उन्होंने सीए का जो एग्ज़ाम है जी। वो बीकॉम के साथ साथ जो है वो क्लियर कर लिया। बहुत तो बढ़िया। तो ये जो है मेरे लिए एकदम से गर्व की अनुभूति हुई कि भाई मैं जो हूँ सीए नहीं बन सका, जी। लेकिन मैं सीए बनाने वाला बन गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत हाँ, ही बढ़िया। तो ये इस तरह से मेरी जो जर्नी है, मेरे को मोटिवेशन मिला कि क्यों ना इस पाथ को मैं और अधिक आगे बढ़ाऊं। दूसरी बात यह है कि एट प्रेजेंट यदि हम देखते हैं
तो सीए का जो रोल है, सीए एट प्रेजेंट यदि हम देखें तो हमारे यहाँ उसकी अभी भी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। बहुत सारे सीए जो है हमारे देश को चाहिए, जिस तरह जी से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से कंपनी सेक्रेटरीज हमारे को चाहिए। जी लेकिन ये जो स्टूडेंट हैं इस समय एट प्रेजेंट, तो हमारे बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो इस समय सीए और कंपनी सेक्रेटरीज आईसीडब्ल्यूआई में भी जा रहे हैं, और वहाँ से जो है वो जो फाइनेंशियल पाथ है उस पाथ को गेन कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मैं समझता हूं कि आजकल कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों के पास बहुत सारी लाइंस खुल गई हैं जो कि वो अडॉप्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, सीएफए कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स बन सकते हैं। हम्म। तो पहले के टाइम पे ये ऑप्शंस इतने नहीं थे, बिकॉज मेरे को लगता है लोगों को आइडिया नहीं था कि ये लाइंस भी वो अडॉप्ट कर सकते हैं। इंटरनेट की जब हम कमी। पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ाई में उस समय पास्ट में यदि हम जाते हैं तो पास्ट में तो केवल 3 फैकल्टीज हुआ करती थी। जी। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? आर्ट फैकल्टी में जा रहे हैं। ओके। अरे कहाँ जा रहे हो? कॉमर्स फैकल्टी में जा रहे हैं। जी। अरे कहाँ जा रहे हो? साइंस फैकल्टी में जा रहे हो। इसके अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन अब इस समय जो है डायमेंशंस जो है बहुत सारे हो गए हैं, ओपन हो गए हैं, और बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा वो स्टार्ट हो गए हैं, जहां स्टूडेंट जो है अपने करियर को बना रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। तो मैं एक चीज पे इसमें देखना चाहता हूँ कि जैसे आप एक प्रोफेसर हैं और आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, पढ़ाते भी हैं आजकल। तो आप एक डिसिप्लिन और एक पेशेंस को फॉलो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फाइनेंस में भी डिसिप्लिन और पेशेंस की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। तो इन दोनों में क्या एक समानता है, और क्या लोगों को करना चाहिए फाइनेंस को बेटर रखने के लिए? देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी में जब हम बात करते हैं या और कहीं भी बात करते हैं, चाहे हम गेम्स की भी बात कर लें, तो वहाँ सबसे पहली बात आती है कि जब भी हम किसी वर्क को करते हैं तो वहाँ एट मोस्ट डिसिप्लिन जो है वो रहना चाहिए। बिल्कुल। वो डिसिप्लिन यदि होगा तभी आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। जी यदि आप डिसिप्लिन में नहीं हैं तो वो गोल आपका अचीव होगा नहीं। जी मैं इसको ऐसे बताता हूँ। एक मेरे जानकार थे, और वो शेयर में ट्रेडिंग करते थे, इन्वेस्टमेंट भी करते थे। जी। तो लेकिन उनमें पेशेंस नहीं था। ओके। पेशेंस नहीं था। किसी शेयर को आज परचेज कर लिया जी और वो चाहते थे कि अगले दिन जो है वो 10 12 15 रुपए बढ़ जाए। तो कई बार क्या होता है कि आपने शेयर आज परचेज किया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मार्केट या और बहुत सारी चीजें जो हैं उसके कारण से जो है वो फिर डाउन आ गया। जी तो अगर आपके पास पेशेंस है, आपके पास डिसिप्लिन है, जी अगर आप कम से कम उसको कुछ समय तक अपने पास में रखते हैं तो वो शेयर कभी भी आपको लॉस नहीं देगा। और यदि मान लिया था आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, एकदम से अरे ये तो नीचे आ गया तुरंत बेच दिया, इस तरह से कर लिया, तो ये जो है फाइनेंस में नहीं चलता है। फाइनेंस में डिसिप्लिन की बहुत अधिक आवश्यकता है। यदि आप डिसिप्लिन रहेंगे तो आपको जो गेन है वो गेन भी बहुत अधिक अच्छा आपको हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीइंग अ ट्रेडर मैं ये चीज समझ सकता हूँ कि पेशेंस, मार्केट इज गेम ऑफ पेशेंस। एंड खाली मार्केट की बात ही नहीं करता मैं, अगर सभी बात जगह। करूं हाँ। फाइनेंस की, तो फाइनेंस में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या एसआईपी आप करते हैं, अगर आप उसे पेशेंटली बढ़ने नहीं देंगे, आप उसमें कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट अच्छा, नहीं मैं करेंगे। यहाँ ये बताना चाहूंगा, जैसे एसआईपी की भी बात आप कर रहे हैं, जी तो एसआईपी नॉर्मली जो सैलरीड पर्सन है, वो जी सैलरीड पर्सन जो है अधिकांश जो है वो एसआईपी की तरफ जाते हैं। जी अब उन्होंने एसआईपी जो है फिक्स कर ली कि वो 10,000 रुपीज की एसआईपी पर मंथ करेंगे। जी अब सैलरीड पर्सन है तो डीए भी मिलता है, डीएनएस अलाउंस भी मिलता है, जी और साल में 2 बार जो है ये डीएनएस अलाउंस की किस्त मिल जाती है, तो उससे उनकी सैलरी इंक्रीज होती है। जी साल में एक बार ही जो है उनका इंक्रीमेंट भी मिलता है, तो सैलरी कुछ इंक्रीज होती है। लेकिन
वो क्या करते हैं कि अपनी जो एसआईपी वो 10,000 है, वो 10,000 पर ही बेस्ड रहते हैं। जैसे बिल्कुल जैसे आपकी ग्रेजुअल सैलरी इंक्रीज हो रही है, जी, यू हैव टू इंक्रीज यूर एसआईपी आल्सो। बिल्कुल सही बात है, स्टेप अप करना ही चाहिए आपको एसआईपी में। जैसे कि आपने पहले बात करी थी इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन अगर आपने कवर करना है तो तो स्टेप अप आपको करना ही करना ही पड़ेगा। पड़ेगा, बिल्कुल और करना साथ ही पड़ेगा। साथ एसआईपी तो बहुत आपको फायदा देती है अगर आप पेशेंस रखें। कंपाउंडिंग वर्क्स हाँ। इफेक्टिवली। हम्म। अच्छा, मैं इसी बात पे ये आपसे पूछना चाहूंगा कि गलतियां तो हर कोई करता है, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे कोई भी हो, इंसान है तो गलती वो करेगा ही करेगा। तो क्या आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक रही जिससे आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट रहा हो और आपने एक सबसे बड़ा लेसन सीखा हो? हाँ, सही कहा आपने। जो जिंदगी है और ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपको सिखाती है। जी। मैं कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के में एज ए ऑनरेरी डायरेक्टर भी था। ओके। ये शिवालिक नगर में हुआ करता था तब। जी। तो वहाँ एक मेरा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। हाँ जी। तो वो एक दिन मेरे पास आया कि सर, एक व्यक्ति है और वो जो है अपनी लैंड है उसकी 900 बीघा, जी। वो सेल आउट करना चाह रहा है और उसको पैसे की बहुत अधिक आवश्यकता है। हाँ जी। और अगर आप देख लें उसे, हम्म। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो अगर आपको अच्छी लगे तो आप परचेज कर लेना। जी। तो वो मेरे पास आया। तो मैंने उसे कहा भाई नहीं, मेरे पास तो इतनी वो है नहीं। कह रहा नहीं, वो बहुत सस्ती दे रहा है, आप देख लो कागज वागज सब कुछ ठीक है। तो अगले दिन जो है, मैंने जबकि उसे कहा भी नहीं, वो उसको बुला करके ले आया, वो सारे कागज वगैरह भी लेकर के आ गया। हम्म। तो जब हमारी उससे बात हो रही थी, 900 बीघा लैंड थी और वो 10,000 बीघा के रेट से जो है वो देने के लिए तैयार था। ठीक है। तो खैर वो उस दिन आया, हमने लेनी नहीं थी, उसको मना कर दिया जी। कि भाई हम नहीं ले सकते। वो अगले दिन फिर आ गया, उसने कहा जी वो कह रहा है कि वो 8,000 रुपये बीघा में दे देगा। जी। मैंने उसको तब भी उसको मना कर दिया। अब आप ये देखिए कि ये 2000 के आसपास की बात है और 2003 में उस लैंड की जो वर्चुअल अमाउंट कीमत थी पर बीघा, वो 1 करोड़ रुपए बीघा थी। तो ये एक लेसन होता है कि कई बार आप अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हैं, बिल्कुल पर आप उन अपॉर्चुनिटी को किस तरह से अवेल करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं समझता तो हूँ ये कि मिस्टेक भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये उस समय मेरी अपनी जो धारणा थी कि भाई नहीं, अपना उसी तरह से करना है। और वो जहां मेरे को ले गया तो उस समय जंगल सा लग रहा था, अब बाद में पता लगा कि वहां सिटकुल कट गया है। तो ये सारी चीजें भाग्य के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है बट आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते, जी, क्योंकि न्यूमरस रीजंस होते हैं आपके बिल्कुल पास बिल्कुल। अपने। और मैं भी ये समझता हूँ कि ये फाइनेंशियल मिस्टेक तो नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि ये गलती नहीं रही। आप अपने पैसे के हिसाब से, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से देख रहे थे, तो इसे मिस्टेक नहीं कहेंगे, बट नहीं, लेकिन मेरे पास उतनी अमाउंट थी। ओके। हाँ, इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतनी अमाउंट थी। हाँ। कुछ थोड़ी अमाउंट कम पड़ती, वो मेरे को बैंक से मिल जाती। जी। तो लेकिन मैंने उसको वहां छेड़ा नहीं। मैंने कहा भाई यहाँ कुछ नहीं करता, और मेरे को देखने भी गया उस लैंड को। लेकिन वहां जाकर के मुझे लगा कि नहीं, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो बंजर लैंड है, जी। कि बैरन लैंड है। तो मैं जो है फिर वहां पर गया नहीं और उससे मना कर दिया, भाई मैं नहीं जो है उसको परचेज कर पाऊंगा, किसी और को आप दे दो। कोई बात नहीं, ये चीजें रहती हैं, ये लाइफ है, लाइफ में ये चीजें तो लगी हाँ, रहती बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे ये चीज और जानना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि आप ट्रेडिंग वगैरह भी करते रहते थे और सेविंग्स आप अपने खुद ही मैनेजमेंट करा है, अपने घर का मनी मैनेजमेंट आप खुद करते थे। तो आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट होता है एक फाइनेंशियल प्लानर का रोल? क्योंकि आजकल मैंने देखा है लोग बजटिंग नहीं कर पाते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देख लिया या यूट्यूब पे देख लिया, कोई टिप्स ले ली कहीं से, किसी ने बोल दिया ये स्टॉक ले लो, तो वो वहां इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है फाइनेंशियल प्लानर कितना इंपॉर्टेंट है? देखो, बजटिंग की बात आई, फाइनेंशियल प्लानर की बात आई, जी। तो ये बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को किस तरह से मोबिलाइज करेंगे आप फ्यूचर में, प्रेजेंट के लिए भी चाहिए बिल्कुल। और फ्यूचर के लिए भी आपको चाहिए। हाँ तो जी। उसको मोबिलाइज करना है, किस तरह से आप करेंगे, कितना एट प्रेजेंट जो आपकी डेली की नीड्स हैं
ठीक है ना, वो डेली की नीड्स के लिए कितना आपको चाहिए। तो लगभग आप ये मान के चल सकते हैं कि जितना भी आपके पास रिसोर्स क्रिएट हो रहे हैं उनका लगभग 40 to 50% जो है वो डेली नीड्स के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद कितना जो है आप फ्यूचर में जो कंटिंजेंसी होती हैं उन कंटिंजेंसी के लिए पहले सबसे पहले अलग से निकाल के रखना है, क्योंकि पता नहीं रहता कि टाइम किस तरह, अभी सही चल रहा है, हो सकता है कि किस तरह से कुछ गड़बड़ भी हो जाए। तो उसके लिए जो है आपको एक कंटिंजेंसी रिजर्व जो है वो एक अलग से बिल्कुल बना के रखना चाहिए। वो 20% के आसपास जो है वो कंटिंजेंसी रिजर्व, चाहे वो जो मैंने अभी आपको सेविंग्स बताई है उस तरह से बताया, उसमें आप रख सकते हैं। और बाकी के जो अमाउंट है उस अमाउंट को आप LIC में ले सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस भी आपको लेना है। ठीक है, तो किस तरह से आपको अपने पूरे परिवार को भी लेकर के चलना है, बच्चों आगे बच्चे होंगे तो बच्चों को भी आपने पढ़ाना है, उनकी फीस भी आपकी जाएगी, तो किस तरह से आपको सारी चीजें लेकर के चलनी है वो शुरू से जिस समय आप एक प्लान तैयार करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करेंगे तो उस फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू जो है आप उसको कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो सैलरी है या जो इनटेक है उसको किस तरह से आप प्लान करके रखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जब लोगों को नॉलेज ना हो तो उन्हें किसी प्रोफेशनल की जरूरत है, और इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। बिल्कुल आजकल तो CA भी जो है इस तरह की जो नॉलेज है वो दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, CAs हैं। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ एक फाइनेंशियल प्लानर बहुत 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 अच्छी जॉब निकल के आई है, जो हाँ। लोग बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते जी हैं, जी जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट से लेकर के आपका डेट रीस्ट्रक्चरिंग और साथ ही साथ पूरी गोल प्लानिंग भी आपको प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जब आप सैलरी पर्सन है तो आपको पूरी प्लानिंग अपनी करके चलनी चाहिए कि आप कितना इन्वेस्ट करेंगे एंड कितना आपका इमरजेंसी फंड रहेगा, और कहाँ आप इंश्योरेंस के थ्रू कितना आप इंश्योरेंस में डाल सकते हैं, प्लस उसमें आपको टैक्स प्लानिंग भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है आज के टाइम। आपको क्या लगता है कि आजकल के स्टूडेंट्स किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? क्या वो कॉमर्स साइड में ज्यादा जाना चाहते हैं, या वो साइंस साइड में ज्यादा ज्यादा चाहते हैं, या फिर आर्ट्स साइड में ज्यादा उनका वो है? और साथ ही साथ इसमें एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में दोनों में उनका क्या ज्यादा मन है करने का? बिकॉज आप स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं तो आपको इस बारे में नॉलेज होगी कि क्या रुझान है आप। पिछले 4 या 5 सालों से मैं ये देख रहा हूं, जो हमारी ट्रेडिशनल फील्ड थी, जी जैसा कि आपने बताया BCom, BA, BSc, ये ट्रेडिशनल फील्ड्स थी हमारी, जी जिनको कि हम आर्ट्स फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी के नाम से बिल्कुल जानते थे। इन ट्रेडिशनल फैकल्टीज की तरफ जो छात्र छात्राएं हैं उनका रुझान कम हुआ है, वो काफी कम रुझान हो गया है। जी अब जो और नई स्ट्रीम्स निकल करके आई हैं जी उन नई स्ट्रीम्स की तरफ स्टूडेंट्स का जो रुझान है वो लगातार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जी और आपने नेक्स्ट जो बात करी थी स्टूडेंट्स के बारे में कि स्टूडेंट किस तरह से उसमें देखते हैं अपने आप को, तो मैं ये समझता हूं कि जो स्टूडेंट एट प्रेजेंट है वो प्रेजेंट में साथ साथ ये देखना चाह रहा है कि वो अपना उसने गोल जो है बिल्कुल निश्चित कर रखा है कि मेरे को यहाँ इस स्ट्रीम पे जाना ही जाना है, इसको इस तरह से करना है। उसका गोल बिल्कुल निश्चित है और उस गोल को लेकर के जो है वो आगे वर्कआउट कर रहा है। जी तो साथ साथ उसे सक्सेस भी मिल रही है, क्योंकि ये जो चीज है ये आप देखेंगे कि अभी ये जितनी भी स्ट्रीम्स निकल करके आ रही हैं, चाहे आप AI की बात करते हैं तो आजकल AI की तरफ स्टूडेंट जा रहे हैं, बहुत सारे जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल कंप्यूटर की जो नॉलेज है नाइलेट में जा रहे हैं, बहुत सारी नॉलेज उसके थ्रू जो है वो गेन कर रहे हैं। जी तो ये जो फाइनेंशियल नॉलेज भी जो है वो फाइनेंशियल नॉलेज भी जो है वो जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम है, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, जी एक अपने आप में पहले ये कॉमर्स का एक पार्ट होता था, अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है वो एक एक नया पूरी स्ट्रीम बन गई। पूरी स्ट्रीम जो है वो बन गई है। बिल्कुल
अब बिजनेस की ओर जाने की बात कर रहे हैं, जैसे बिजनेस की ओर बच्चे जाते हैं जी या प्रोफेशन की ओर जाना चाहते हैं, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब वो उस स्ट्रीम को पकड़ लेते हैं तो नए नए स्टार्टअप भी हो रहे हैं, तो उनको नए नए स्टार्टअप के द्वारा जो है बिजनेस में भी जाने का मौका मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं आज एट प्रेजेंट जो एरा है, उस एरा में उनको बहुत अच्छे से मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं देख रहा हूँ आजकल जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर स्टार्टअप्स के पीछे भाग रहे हैं, नया कोई काम शुरू करना चाहते हैं जिससे कि वो किसी जॉब में ना रहे, अपना ही बिल्कुल काम बिल्कुल, कर सके। और स्किल स्किल बेस वर्क करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इतना अगर काम कर रहे हैं तो किसी जॉब में क्यों रहे, हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल आपने ये सही बात बोली। अच्छा, मैं आपसे ये चीज और जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है डिजिटल एरा जो है उसमें क्या यहाँ हरिद्वार में भी उस तरीके की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्लस साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज बच्चों के लिए आ रही हैं? मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे कॉमर्स वगैरह लेते तो हैं लेकिन वो हरिद्वार में रह नहीं पाते हैं, वो देहरादून चले जाते हैं या मेट्रो सिटीज में चले जाते हैं, दिल्ली एंड ऑल, फॉर जॉब पर्पसेस। तो क्या आपका यहाँ पे टेक है? देखिए, जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, जी स्टूडेंट एट प्रेजेंट जो डिजिटल एरा की बात आप कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति बच्चा हरिद्वार में रह रहा है, चाहे देहरादून में रह रहा है, चंडीगढ़ में रह रहा है, या और किसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहा है, उसको जो डिजिटल चाहिए हम्म, वो सब सारा का सारा हरिद्वार में भी मिल रहा है एट जी प्रेजेंट। कहीं किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है, हाँ, किसी ये तरह का बात कोई तो सही डिफरेंस है, नहीं। बिल्कुल सही बात हाँ, है। डिफरेंट टाइप की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं इस समय, तो वहां जा करके बच्चा सीख लेता है। तो इस तरह से कि उसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही जाना है, उसे बेंगलुरु ही जाना है, तो ऐसा नहीं है मुंबई ही जाना है, जी वो हरिद्वार में रह करके भी ये वर्क कर सकता है। अब मैं आप ही की बात करता हूं, तो आप हरिद्वार में रह करके ही देखो, आज ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, हाँ, बिल्कुल सही हाँ, चीज है। डेवलपमेंट हो रही है हाँ। धीरे धीरे। हरिद्वार जो है उत्तराखंड का एक मेन रूप से यह कह सकते हैं कि सिडकुल का हब है। यहाँ इतनी इंडस्ट्रीज लग गई हैं, जो मैं देखता हूँ कि बहुत सारी कंपनीज इस तरह की इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो निफ्टी में और बीएससी में जो है वो लिस्टेड है। लिस्टेड है, हाँ, तो इस बिल्कुल तरह से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, बिल्कुल सही बात। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। जी, मैंने ये चीज देखी है कि पहले उस टाइम पे इतना फोकस नहीं था, बट अब धीरे धीरे डिजिटल एरा आते आते अब बहुत चीजें ऐसी आ गई हैं जो कि डेवलपमेंट के थ्रू हो गया है। एंड मेरे को लगता है स्टूडेंट्स के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे वो हरिद्वार में हो चाहे वो किसी भी सिटी में हो, हाँ, बिकॉज इंटरनेट ने इतनी पावर दे दी है कि आप कहीं से बैठ कहीं कर से भी भी, कहीं काम से भी, कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ कोरोना के बाद से तो आपकी जो कंपनीज हैं वो भी आपको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करा रही हैं, तो बिल्कुल। ऐसा बहुत इजी हो गया है बच्चों के लिए। जी। तो आपने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, एक जनरेशन को बहुत अच्छे से शेप किया, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है आज के समय अगर हम देखें, क्या फाइनेंशियल अवेयरनेस घर घर पहुंच गई है, या आपको अभी भी ये लगता है कि मतलब अभी भी कुछ कमी है? और उस समय जब आपने पढ़ाना शुरू करा था, जब आपने टीचिंग शुरू करी थी, तब क्या था सिचुएशन? देखो, जिस समय हमने पढ़ाना शुरू किया था उस समय ट्रेडिशनल नॉलेज जो है जी वो वर्कआउट करती थी, बुकिश नॉलेज होती थी, हाँ केवल बुकिश नॉलेज, उसी को बेस मान करके जो है हम आगे बढ़ते थे। जी और ये जो नॉलेज है प्रेजेंट है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं कि आज हम फाइनेंशियल पोजीशन इस स्थिति में पहुंच गए तो कल नहीं होगा, कल हो सकता है कि इससे भी आगे जो है कुछ और चीजें आ जाएं। बिल्कुल तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। उस कंटिन्यूस प्रोसेस में ये जो सीखने का, लर्निंग का जो हिस्सा है, शेपिंग का जो हिस्सा है, ये बिल्कुल लगातार कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। जी ठीक है ना? और इसी तरह से हम सीखते भी रहेंगे, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने की कोई उम्र नहीं होती है। बिल्कुल सही आप बात है। लगातार जो है
पढ़ते रहिएगा, पढ़ाते रहिएगा, और नई नई चीजें जो है, नॉलेज जो है वो आप गेन कर सकते हैं। कई सारी चीजें हमने पढ़ने पढ़ाने के समय, जब मैं पढ़ाता था तो उस समय कई सारी चीजें ऐसी आ जाती थी कि भाई ये क्या चीज है, चलो अच्छा इसको देखते हैं। तो वो सारी चीजें जो है हमने अपने पढ़ाने के समय में सीखी। और वर्तमान में भी, एट प्रेजेंट भी यदि हम देखते हैं तो एट प्रेजेंट में कई सारी चीजें जो हैं, जो वर्ड्स हमने नहीं सुने थे वो वर्ड्स अब हमारे सामने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो वर्तमान की बात है। लेकिन ये एंड नहीं होगा, बिकॉज इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये लगातार जो है चलता रहेगा। बिल्कुल सही बात है। मैं समझता हूं कि चाहे टीचर हो या कोई स्टूडेंट हो, दोनों को ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख मिलती है। जी। और मेरे को ऐसा भी लगता है कि हमारे को किसी से भी कुछ भी सीखने को मिले तो उसे सीखना चाहिए, हमें समझना चाहिए, क्योंकि नॉलेज जितनी भी आप लें वो कम होती है। हाँ, इसमें क्या है कि गुरु दत्तात्रेय का आपने नाम सुना होगा जी। तो उनके जो, अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने 24 गुरु बनाए हुए थे, और उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें जो है उन्होंने ली थी। उनके 24 गुरु थे, और हर एक से जो है ज्ञान की बातें ली थी। और ज्ञान जिससे भी मिले, चाहे वो मनुष्य है या पशु है, वो गुरु ही है, उससे सीखने का कुछ ना कुछ अवसर मिलता है। बिल्कुल सही बात आपने ये बोली। तो आज के यूथ के लिए आप एक गोल्डन एडवाइस अगर कोई देना चाहेंगे तो वो क्या होगी, फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के उनके? देखो, मेरी जो एडवाइस है, जो यूथ के लिए एडवाइस है, वो ये है कि वो अपना गोल जो है, सबसे पहले जो गोल है उसको डिसाइड करें। फाइनेंशियल पोजीशन को, अपने घर की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको भी वो देखें कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और आजकल तो क्या है कि उस समय इतनी अधिक सुविधाएं नहीं थी। अगर हम आज बैंक में जाते हैं और यदि हमारे को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो बैंक जो है वो एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड कर देता है। तो इसलिए सोचने की बात नहीं है, केवल एक उनका दृढ़ संकल्प होना चाहिए, एक कमिटमेंट होना चाहिए कि उनको ये करना है। और फिर वही बात आती है कि वो सारी चीजें डिसिप्लिन्ड होकर के करें, फाइनेंशियल लेकर के चलें और डिसिप्लिन्ड होकर के चलें, क्योंकि पैसा कमाना जो है वो बहुत मुश्किल है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि हमने पैसा खर्च कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये पैसा खर्च करना भी जो है एक आर्ट है। यानी कि आपने किसी भी तरह से कुछ इतने रुपए उड़ा दिए, वो उड़ाना हुआ, लेकिन एक्सपेंडिचर इज एन आर्ट। तो पैसे का सही तरह से, फाइनेंस का सही तरह से पूरा प्रॉपरली जो है उसका यदि हम इस्तेमाल करते हैं, एक सिस्टमेटिक प्लान लेकर के, तो मैं समझता हूं कि हम अपने गोल को भी अचीव करेंगे और हमारे को बेनिफिट भी होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। पैसा खर्चना भी एक आर्ट है, क्योंकि आपको पैसा कहाँ खर्चना है, कहाँ क्या खरीदना है, वो भी डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपनी सिर्फ लायबिलिटीज पे खर्चे करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उन्हीं खर्चे से एसेट को क्रिएट करते हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है। और आज के समय में ये मैं बोलना चाहूंगा कि आप अगर 18 प्लस हो गए हैं और आपको पॉकेट मनी मिलती है, तो चाहे 100 रुपए हो, आप उसको SIP करें, आप इन्वेस्टमेंट करें। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। जब आप एक अच्छी जॉब में होंगे, तब आपके पास एक अच्छा कॉर्पस होगा जिसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहे घूमना चाहते हैं या आपने और फर्दर एजुकेशन को परस्यू करना है, तो आप वो भी बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये चीजें आज के टाइम पे बहुत अच्छी हैं, जो शायद हमारे टाइम पे नहीं थी, जो हम लैक कर गए थे। बट विद द एडवांसमेंट ये सारी चीजें आपके पास है, तो प्लीज इनको जरूर फॉलो करें। आपके हिसाब से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन आज के लिए? क्या ये इक्वली है डिग्रीज के अकॉर्डिंग, जो डिग्रीज आज हम लेते हैं उसके तक ये हैं, या आपको लगता है कि नहीं, डिग्रीज आर स्टिल मोर इंपॉर्टेंट? क्योंकि मैं समझता हूं कि फाइनेंशियल एजुकेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना एक डिग्री का होता है। क्योंकि जब हम
पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो मेरे को लगता है कि हमारी जो स्टडीज हैं, जो हमारे बुक्स में पढ़ाया जाता है, वो हम उतना डे टू डे लाइफ में यूज नहीं कर पाते। बट अगर फाइनेंशियल एजुकेशन की बात मैं करूं, अगर वो करी जाए इंट्रोड्यूस यहाँ पे, तो लोग बहुत ही ज्यादा उसको डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे। तो आपका क्या कहना है इस बात पे? मेरा ये कहना है कि स्किल जो है उसका डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप बीकॉम, मेरे बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिन्होंने बीकॉम कर लिया है, कई जी। कई जगह मैं इंटरव्यू लेने के लिए भी जाता हूँ, बीकॉम कर लिया है। लेकिन अगर मैं उनसे बैलेंस शीट की बात करता हूँ, मैं उनसे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता हूँ, तो उन्हें मालूम ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उनसे और अधिक अगर हम बात करते हैं, अगर हम उनसे कहते हैं कि भैया ये आईटीआर भरनी है, या ये जीएसटी की रिटर्न जो है वो फाइल करनी है, जी। तो उनको उसकी कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो प्रेजेंट में ये बहुत जरूरी है कि स्किल डेवलपमेंट हो, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। अगर एक स्टूडेंट जो बीकॉम का कर रहा है, अगर उसको आईटीआर फाइल करनी आ गई, तो किसी भी व्यक्ति की वो आईटीआर फाइल करके 500 रुपए ले सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ अमाउंट तो उसको मिलेगी, जी अपना जी अपना जो खर्च है वो निकाल सकता है। जी। बुक को अगर कोई खरीदनी है, वो बुक को परचेज कर सकता है। हम्म। लेकिन स्टूडेंट के पास वो नॉलेज नहीं है, बुकिश नॉलेज है, उसने पास कर लिया है, पास हो गया है, लेकिन उस तरह का जो इसका स्किल है वो डेवलप डेवलप नहीं नहीं हुआ। हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे को ये लगता है कि मैंने भी अपने कुछ दोस्तों को देखा है जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस चला रहे हैं, लेकिन वो फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है उनके पास, नहीं और है, वो नहीं। डरते हैं अपने फाइनेंसेस के बारे में बात करने से किसी से भी। वो कहते हैं यार मेरा सीए देख लेता है, मैं उसके पास कुछ नहीं करता। आईटीआर भरनी है तो वो सीए ने भर लिया, जितना टैक्स निकाल दिया मैंने टैक्स पे कर दिया। तो मेरे को लगता है कि आप अगर चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप एक सैलरीड पर्सन हो, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज हर एक चीज की रखो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई काम देख रहे हो। सारी चीजों की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है आज के टाइम। तो सर फाइनली आपको, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आप हमारी ऑडियंस को एक सेंटेंस में कहना चाहते हो कि फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियल एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो आपका क्या रहेगा? और आप अगर हमारे व्यूअर्स जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये प्लेटफॉर्म पे आपको देख रहे हैं, उनके साथ कुछ अपना कुछ एक ऐसा शेयर करना चाहते हो, कोई चीज जो कि उनकी लाइफ पे इफेक्ट दे, तो वो क्या रहेगी? देखो, मैनेजमेंट की बात आती है। मैनेजमेंट का अर्थ होता है टू मैनेज मैन टेक्टफुली। जी ठीक है। बिल्कुल। हेयर मैन स्टैंड फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, ओके। टू मैनेज जी। फाइनेंशियल लिटरेसी टेक्टफुली। Correct. तो बिल्कुल। आपको जो है अपनी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको टेक्टफुली फॉलो करना है। जी। आपको प्लान तैयार करना है, और स्ट्रिक्टली उस प्लान के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना है, उसको देखना है। उसमें यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर उसके लिए भी फीडबैक आपको लेना है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपना फाइनेंशियल प्लान तैयार करें, और उस फाइनेंशियल प्लान को तैयार करके उसके अकॉर्डिंगली आप वर्कआउट करें, स्ट्रिक्टली वर्कआउट करें। और फिर भी यदि उसमें कोई समस्या आती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए और चीजें आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली, और मैं अपने ऑडियंस को भी ये बोलना चाहूंगा कि आप अगर बिजनेस चला रहे हैं, या आप घर चला रहे हैं, या आप एक सैलरीड पर्सन है, तो फाइनेंशियल एजुकेशन आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। चाहे आपने वो इन्वेस्टमेंट करनी हो, चाहे वो आपने बजटिंग करनी हो, चाहे आपने ईएमआई जो आपने ले रखी है उनको मैनेज करना, ये सब करना एक बहुत ही बड़ा आर्ट है। तो आप अगर इनके बारे में नहीं जानते हैं, तो प्लीज एक प्रोफेशनल से हेल्प लें। फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, जो कि ये सब आपको हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं। आप अगर
आपकी सिटीज में ये सब भी अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इन पे जा सकते हैं। आजकल हर प्लेटफॉर्म पे ये सब सर्विसेज मिल जाती है। तो मेरा कहना ये है, फाइनेंशियल एजुकेशन को ध्यान दो और फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ ही बढ़ते रहो, बिकॉज आप अगर फाइनेंसेस पे अपने ध्यान दोगे तभी आपका फ्यूचर हमेशा सिक्योर रहेगा। थैंक यू सो मच सर। आज के एपिसोड ने मुझे बहुत ही पर्सनली टच किया है, बिकॉज मैं भी एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं और मुझे लगता है कि हर लिसनर ने कुछ ना कुछ आपसे यहाँ पे नया सीखा होगा और बिल्कुल बहुत ही अच्छी उसे नॉलेज गेन हुई होगी। और मैं साथ ही साथ एक लाइन बोलना चाहूंगा, फाइनेंशियल एजुकेशन खाली पैसे के बारे में बात नहीं है। फाइनेंशियल एजुकेशन एक माइंडसेट है जो आपको अपने बच्चों में भी देना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को ही देख करके सारे काम करते हैं। तो जब आप खुद फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल माइंडसेट से काम करेंगे तभी आपके बच्चे भी उस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी के साथ आज के एपिसोड को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूंगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही साथ अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी शेयर करें। तो दिस इज मनी टॉक्स विद वैभव। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां पे एक नया गेस्ट होगा साथ में और हम बात करेंगे उनके फाइनेंसेस और उनकी लाइफ के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू वैभव। थैंक यू।